Hello students, am I audible? ओके चलो लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूल रीडिंग करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तुम लोग नोट्स और रेफर कर सकते हो अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अ सेल इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू अ बायर फॉर अ प्राइस, जिसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। Therefore, what is important in a transaction of sale is the transfer of the ownership. क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली ओनरशिप पे डिपेंडेंट है। ओनरशिप जिसकी, उसका लॉस बराबर उसका डैमेज बेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is essential to determine the exact point of time at which the property in the goods is transferred in favor of the buyer. Exact कौन सा टाइम है जब बायर को वो सामान मिलेगा। The term property in good means the ownership of the goods. The term transfer of property means transfer of ownership from seller to buyer so as to constitute the buyer the real owner of the goods. जब भी प्रॉपर्टी पास होगी, ओनरशिप पास होगी, और ओनरशिप पास होगी तो बायर के पास वो चीज जाएगी और बायर को सारे राइट्स मिलेंगे। ओके, This ultimately determines the various rights and liabilities of the buyers and sellers in respect of the goods sold. Section 18 to 25 of the Sale of Goods Act determine when the property passes from the seller to the buyer. तो बेसिकली ये चैप्टर में हम सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 25 के बारे में पढ़ेंगे। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर होना। ठीक है, अभी वो कौन से केसेस में कब पास होगी वो अपन यहाँ पे देखेंगे। गुड्स मस्ट बी असर्टेंड। गुड्स मस्ट बी असर्टेंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पता होना चाहिए कि गुड्स कौन से लेने वाली है। अनअसर्टेन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पता चलता है कि मैं ये सामान खरीदने वाली हूँ। ठीक है, एज पर सेक्शन 18 इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, the property in the goods does not pass to buyer unless and until the good are ascertain. Okay, uncertain goods जब तक ascertain नहीं हो जाते तब तक क्या नहीं पास होता है, ओनरशिप पास नहीं होता है। भले ही मैं जाके उनको बोलूं कि मुझे ये 200 चेयर्स में से कोई भी 4 चेयर दे दो, जब तक मुझे पता नहीं चलती कि वो 4 चेयर कौन सी है तब तक प्रॉपर्टी पास होगी नहीं होगी। और जब मैं उनको बोलती हूँ कि कोई भी 4 चेयर दे दो तब वो अनअसर्टेन हो जाता है। और असर्टेन कब होगा, जब मुझे पता चलेगी कि कौन सी 4 चेयर है। और जब मैं उनको जाके बोलूंगी कि मुझे यही 4 चेयर चाहिए तो वो स्पेसिफिक होगा। समझा, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब गुड्स असर्टेन हो गए तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बी वाज एंटाइटल्ड टू कट teak trees of more than 12 inches girth. गर्थ मतलब वो राउंड, झाड़ कितना राउंड है उसको गर्थ बोलते हैं। ओके, the stumps of trees after cutting had to be 3 inches high. It was held that property in the timber that was cut could pass to be when the trees were felled. Till the trees were felled, they were not ascertained. जब तक झाड़ खड़ा है जमीन पे तब तक बी को नहीं मिलेगा, भले ही उसको पता है कि ये 3 झाड़ मुझे काटने। जब तक वो झाड़ काट नहीं लेता तब तक वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। ठीक है, intention of the parties for such transfer. As per section 19 subsection 2 in a contract for sale of specific or a certain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred. The intention of parties is ascertained from the terms of contract, the conduct of the parties and the circumstances of the case. When intention of the parties cannot be ascertained, rules contained in section 20 to 24 are required to be applied for ascertaining the time of transfer which are discussed hereunder. 20 से लेकर 24 यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ड्रेस का। ओके, आई वेंट टू अ शॉप,
आई टोल्ड देम आई वांट टू बाय दिस ड्रेस, बट मैं उनको बोलती हूँ कि मैं कल लेने आऊंगी, पर मैं आज भी ले सकती हूँ क्या? ले सकती हूँ, पर मैं उनको बोल रही हूँ कि आज मुझे पॉसिबल नहीं है, मैं कल आऊंगी। और आज लेट से फॉर एग्जाम्पल दुकान में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो ड्रेस खराब हो जाता है, तो पैसे मुझे देने पड़ेंगे, 100% देने पड़ेंगे, क्योंकि गलती मेरी है कि मैं कल जा रही हूँ। आज भी मैं दे सकती हूँ, दुकानदार मुझे आज भी देने को रेडी है। प्रॉब्लम मेरे साइड से कि मैं ले नहीं रही हूँ, पर मैंने सिलेक्ट करके रख दिया ऑलरेडी। मैंने उनको बोला कि मुझे ये कलर का ड्रेस चाहिए, ये साइज में चाहिए, आप मेरे लिए निकाल के रखो साइड में। पर मेरी गलती है कि मैं कल जा रही हूँ या परसों जा रही हूँ, उस पीरियड में अगर कुछ हो जाता है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि मेरे पास ओनरशिप आ चुकी है, क्योंकि मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया है। ठीक है, ये कब होगा? जब वो डिलीवरेबल स्टेट में है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि मैंने ड्रेस सिलेक्ट किया है, बट उस पर अभी कुछ काम होना बाकी है, टेलर को कुछ काम करना बाकी है, तो इट विल बी स्पेसिफिक गुड्स इन नॉट डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, नॉट डिलीवरेबल स्टेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। ओके, समझा? डिलीवरेबल स्टेट में आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मुझे ड्रेस मेरे आंखों के सामने। नॉट डिलीवरेबल स्टेट में टेलर को अभी उस पर काम करना बाकी, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। अपन एक बार रीड कर लेते हैं, इसमें जो भी है वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, बट मॉड्यूल रीड करना जरूरी है। In an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, deliverable मतलब ready, ready है अभी। The property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed. उनको लेना देना नहीं, तुम कभी भी आओ ड्रेस लेने, कभी भी पैसे दो, बट तुमको देने ही पड़ेंगे। ठीक है? Goods are said to be in deliverable state when they are in such a state that buyer could under the contract be bound to take delivery thereof. वही के वही डिलीवरी देना पॉसिबल है। X selected some party wear in a retail showroom. He agreed to take the delivery next day and agreed to pay next week. The party wears are destroyed by fire that took place same day. The property in the goods has passed on to the buyer and he is liable to pay for it whether or not उसके पास वो चीज है नहीं, उसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, तो उसको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है? स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे दूसरा, ड्रेस के ऊपर काम करना बाकी है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? सेलर की रहेगी। ओके, when there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state. This is important. Putting them into deliverable state. पहले एग्जाम्पल में वो ऑलरेडी रेडी था, ये एग्जाम्पल में रेडी होना बाकी है। ठीक है, आप आम लेने गए, आम तुरंत मिलेंगे, बट आप उनको बोलोगे मुझे आम का जूस बना के दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब तो उनको उस पर काम करना पड़ेगा और रेडी करना पड़ेगा। आम रेडी है, मैं अभी लेके जा सकती हूँ, बट आम के ऊपर काम करके कुछ अलग प्रोडक्ट बनाना है तो वो रेडी नहीं है। और जब रेडी नहीं है मतलब नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, इन दैट केस सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जूस बनाते बनाते जूस खराब हो गया तो अपने को कुछ फर्क पड़ेगा? पैसा उनको देने पड़ेंगे, बट आम लेते वक्त, आम लेने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आया आम में, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, there was a contract for sale of timber from oak trees. The buyer marked out the selected parts of the tree. As per trade practice, the seller was required to remove the rejected portion from the trees. But before he could do so, he was declared bankrupt. It was held that the property in goods has not passed to the buyer, so he cannot take away the timber. Until the seller had severed the rejected portion, the goods cannot be said to be in deliverable conditions to enable transfer of property. Unless otherwise agreed, delivery to buyer's premises is not being made by the seller. अभी यहाँ पे क्या बोला है? एक आदमी दूसरे आदमी से झाड़ खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, बट वो बोलता है कि झाड़ का कुछ पोर्शन जो है लकड़े का वो खराब है, तो वो काट के मुझे दे।
तो अभी ऐसे टाइम पे इसने अगर काट के रख के रेडी किया रहता था तो बात अलग है। इसने काट के अभी तक रेडी नहीं रखा है, उसके पहले वो बैंकरप्ट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में बायर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेलर ने वो पोर्शन कट करके नहीं रखा, तो भी सेलर जाके बोल नहीं सकता कि ये मेरे पैसे देने वाला था। He will not give the money because your product is not ready, not deliverable. Okay. अभी थर्ड पॉइंट है specific goods in a deliverable state when the seller has to do something in order to ascertain the price. Okay. अभी क्या है, पहले था specific goods deliverable state, दूसरा था specific goods not deliverable state. अभी specific goods है, deliverable state है, बट प्राइस पता नहीं है। प्राइस पता करने के लिए एक तो वे करना पड़ेगा, वजन करना पड़ेगा, नहीं तो मेजरमेंट करना पड़ेगा। हमने दूध का एग्जांपल लिया था, 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है। तो वो प्राइस समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें वो सिचुएशन में हम क्या करें। If there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state, but सेलर को वेट करना बाकी है, मेजरमेंट करना बाकी है, या कुछ और करना बाकी है, to understand प्राइस क्या होगी, the property does not pass until that is done. ठीक है, जब तक सेलर प्राइस पता नहीं कर लेता तब तक प्रॉपर्टी पास होगी नहीं होगी। ठीक है, मैं गई दूध वाले के पास, मैंने दूध वाले को बोला कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। उसने उसकी केटल में देखा दूध है, दूध जब वो निकाल रहा था, उसने जब दूध मेजर करने को लिया, 2 लीटर का मेजरमेंट करने को लिया, उसको ये समझ में आया कि दूध खराब है, दूध में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो अभी वो मेरे को आके नहीं बोल सकता कि आपने तो ऑलरेडी 2 लीटर का कमिटमेंट दे दिया, अभी आपको लेना ही पड़ेगा, खराब है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि वो मेजरेबल था, मेजरेबल नहीं था, वो एक कैन में था, कैन में 10 लीटर दूध था, 10 लीटर में से 2 लीटर निकाल के वो मुझे देगा, फिर मेरा होगा। बट निकालते निकालते अगर दूध खराब हो गया तो प्रॉब्लम है। बट अगर इन केस उसके पास ऑलरेडी 2 लीटर बाहर पड़ा है जो खराब नहीं है, जो डिलीवरेबल स्टेट में है, वो मुझे दे सकता है। ठीक है, A makes a contract to sell 200 books to Q. The books are stored in racks and P has to select the titles and separate them before they can be delivered. अभी अगर यहाँ पे आग लग जाए और सारे बुक्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो Q is not liable, क्योंकि बुक्स तो गट्ठे में रखी हुई थी ना, अभी गट्ठे में सब खराब हो गया, उसमें मैं क्या करूँ। तुमने अगर वो साइड में निकाल के रखा होता तो बात अलग है। ठीक है, uncertain goods section 23, ठीक है। When there is a contract for sale of unascertain or future goods by description and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller, the property in the goods thereupon passes to the buyer. What are they saying? अनअसर्टेन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो मुझे अभी तक पता नहीं है, और फ्यूचर गुड्स का मतलब फ्यूचर में डिलीवर होंगे वो गुड्स। बट इन दोनों केसेस के टाइम पे अगर जो सेलर है वो गुड्स को सेपरेट निकाल के रखता है तो ओनरशिप तुरंत बायर की हो जाती है। जैसे 100 किलो शुगर में उसने अगर 20 किलो साइड में निकाल के रखी और उसको वो मुझे देनी है बट फ्यूचर डेट पे देनी है, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी क्योंकि उसने वो साइड में निकाल के रखी है। बट अगर वो साइड में निकाल के नहीं, वो 100 किलो के गट्ठे में ही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सेलर की हो जाए। ठीक है, यही पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन मतलब साइड में निकाल के रखो। ठीक है, टू द कॉन्ट्रैक्टर टू preconditions. Ascertainment is the process by which goods answering the description to the contract are identified and set apart. Okay, आइडेंटिफाई करो क्या चाहिए और उसको साइड में निकाल के रखो। असर्टेनमेंट इज द यूनिलैटरल एक्ट ऑफ सेलर। असर्टेनमेंट सिर्फ सेलर कर सकता है। मैंने फोन करके बोला 20 किलो शक्कर, अभी मैं जाके साइड में निकाल सकती हूँ? नहीं, वो सेलर ही करेगा। तो क्या बोल रहे हैं, असर्टेनमेंट सिर्फ सेलर की जिम्मेदारी है। अगर सेलर ने असर्टेनमेंट किया तो बायर का ओनरशिप, सेलर ने अगर वो गट्ठे में ही रखा तो सेलर का ओनरशिप। तो ओनरशिप ट्रांसफर करनी है या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है, साइड में निकालने को। साइड में कौन निकालेगा, सेलर। और वो साइड में निकालने को बोलते हैं
अपोर्शन करना। ओके, अप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ओके, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, 20 किलो शक्कर निकाली विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 20 किलो शक्कर मैंने कौन से इंटेंशन से निकाली? देने को। एंड विद इन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द सेलर एंड द बायर। ठीक है, इन अ सेल ऑफ, बहुत आवाज आ रहा है अंदर। आई वांट नो नॉइज, आई एम टेकिंग क्लास। When in a sale of 20 hogsheads of sugar out of a larger quantity, 4 were filled and taken away by the buyer. The remaining 16 hogsheads were subsequently filled and the buyer was informed of the same. The buyer promised to take them away, but before he could do so, the goods were lost. Held the property had passed to the buyer at the time of the loss. Abhi delivery to carrier, where in pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer or to the carrier. Carrier मतलब courier वाला, ठीक है, carrier service होती है, or other bailey for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have appropriated the goods for the purpose of the contract. तो ये वो मिंत्रा वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मिंत्रा का डिलीवरी पार्टनर जो है उसको उसने चीज दे दी, तो अभी वो डिलीवरी पार्टनर ने मुझे दी, वो कैसी कंडीशन में, उससे मिंत्रा को कोई लेना देना नहीं। बट लेट्स से मिंत्रा का अपने कस्टमर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपको डिलीवरी के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम एक्सचेंज करवा के देंगे, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिंत्रा की होगी। बट अगर वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डिलीवरी खराब है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक है, तो कुरियर वाला, उसको जो हम कैरियर बोलते हैं, जो लेके आता है, उस बीच अगर कुछ होता है तो प्रॉपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। कुछ कुछ कंपनीज अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बट वो बहुत कम कंपनीज होती है। ठीक है, गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल ऑफ रिटर्न। ठीक है, in order to push up the sales generally, there is a practice of sending goods to the customer with the clear cut understanding that he has the option to approve or return the goods within a given period. Let's say for example, कोई स्पेसिफिक टाइप का शैम्पू है, एक कंपनी ने मुझे बोला कि आप ट्राई करके देखो कैसे लगता है, अगर आपको अच्छा लगा तो रख लो, अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न भेजो। ठीक है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो शैम्पू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने रिटर्न भेजा, तो मुझे पैसे देने की जरूरत है? बट मुझे वो शैम्पू बहुत अच्छा लगा, मैंने खुद के पास रख लिया, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे? देने नहीं ना, बट कंडीशन है ना कि आपको अच्छा नहीं लगा तो वापस करो, अच्छा लगा तो रख लो। तो पहली कंडीशन क्या है कि मुझे शैम्पू अच्छा नहीं लगा, मैंने रिटर्न कर दिया, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि मुझे शैम्पू अच्छा लगा, मैंने रख लिया, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, तीसरी कंडीशन ये है कि मैंने शैम्पू को यूज किया, मुझे ठीक ठाक लगा, आई एम स्टिल कंफ्यूज, बट वो कंफ्यूजन के चक्कर में मेरा जो वेटिंग पीरियड था वो खत्म हो गया, तो अभी मैं रिटर्न कर सकती हूँ, पैसे किसको देने पड़ेंगे? समझा? ये तीन चीजें, पहली चीज ये कि आप रिटर्न कर दो, दूसरी चीज आप रख लो, तीसरी चीज अगर वो पीरियड खत्म हो जाता है, रिटर्न पीरियड, फिर भी आपको ही पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, समझा? In order to push up the sales, हाँ ये हो गया। This type of sales is known as approval on sale or return। मतलब सेल होने के बाद हमको समझता है अप्रूव होगी कि रिटर्न होगी। हमने तो दे दिया प्रोडक्ट, उसके बाद हमको समझेगा कस्टमर को अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। In such cases, the transaction does not culminate into sale until the goods are approved by the customer and the property in goods still remains with the seller। अभी ये तीन चीजें देखो, सबसे पहले वो क्या करता है, अपने पास रख लेता है। ठीक है, दूसरी चीज, अपने पास रख लिया तो वो अपना हो गया, बराबर। दूसरी चीज क्या होती है
अपने पास रखा और रिटर्न का पीरियड खत्म हो गया, फिर भी मेरा हो गया। तीसरी चीज, मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये तीनों चीजें उसमें एग्जाम्पल दिया है, साड़ी का, सीमेंट का एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले, A sends 3 dozens of silk sarees to B on approval on sale or return basis with an option to return the same within 21 days. अभी 21 डेज के अंदर अगर उसने रिटर्न नहीं किया तो पैसे किसको देने पड़ेंगे? बायर को। 21 डेज के अंदर उसने रिटर्न कर दिया तो पैसे कौन देगा? सेलर। पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे ना, क्योंकि सेलर के पास है। ओके, और अगर 21 डेज के पहले बायर बोलता है कि मुझे आपकी चीज अच्छी लग गई है, तो पैसे कौन देगा? बायर। वेरी गुड। अब ये देखो, A sent 25 tons of cement to B with the option to return in 30 days. ठीक है, 30 days. B used the cement in his project. Since B has appropriated the sale has crystallized, property in good stands transferred to B. अभी देखो, सीमेंट एक ऐसी चीज है जो यूज हो जाती है। मैंने अगर किसी से बेंच लिया, बेंच में यूज कर सकती हूँ, खत्म कर सकती हूँ यूज करके, सीमेंट में यूज करके खत्म कर सकती हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, इन्होंने मुझे कुछ चीज दी और मैंने वो चीज खत्म कर दी है, अभी वो रिटर्न पीरियड खत्म भी नहीं हुआ है, फिर भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने वो चीज ही खत्म कर दी है, तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। सिमिलरली, मैंने अगर वो शैम्पू भी खत्म कर दिया होता तो मुझे पैसे देने पड़ते थे। बट अगर वो सीमेंट ऐसा का ऐसा पड़ा है तो आई कैन रिटर्न इट टू देम। A sends 20 bales of cotton. 20 bales of cotton मतलब कॉटन का गुच्छा रहता है, देखो वैसे राउंड 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 राउंड। मेडिकल कॉटन कभी देखा है? उसको बेल बोलते हैं। B has a choice to return goods within 3 weeks. 3 weeks का मतलब 21 days. 7 3 are 21. However, B instead of conveying his approval sold the same to C. Here B by his act has signified his approval. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है? A ने B को कॉटन बेचा, उसने बोला कि आपको 3 हफ्ते है, 3 हफ्ते में आपको नहीं चाहिए तो आप रिटर्न करो। बट वो 3 हफ्तों के अंदर बी ने वो कॉटन सी को बेच दिया, तो अभी पैसे किसको देने पड़ेंगे? ए को। ए को पैसे कौन देगा? बी या सी? बी को कौन देगा? वेरी गुड, समझ गए। अगर आपको एक चीज मिल रही है, आप दूसरे को दे रहे हो और इनको कुछ नहीं बता रहे हो, तो उनको आपको पैसे देने ही पड़े। ठीक है। A horse was delivered to B on the condition of return within 8 days. Okay, 8 दिन का वक्त था। The horse died within 8 days. अभी देखो, घोड़ा मर गया 8 दिनों के अंदर। It was held that the loss would fall on the seller as the property did not pass. 8 दिनों के अंदर अगर घोड़ा मर गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी, क्योंकि रिटर्न पीरियड खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। ये केस हुआ था एल्फिक वर्सेस बार्न्स इन 1880। 1880 में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें सेम सिचुएशन थी। घोड़ा उनके पास गया और उन्होंने बोला 8 दिनों के बाद हमको डिसीजन दो। अभी 8 दिनों में घोड़ा मर गया, उसमें बायर की कोई गलती है? नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? सेलर पे आएगी। तो ऐसा ही कुछ 8 दिनों के अंदर या रिटर्न पीरियड के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है। A delivered some jewelry to B. Before B paid the price, he pledged the jewelry with C. Held the pledge was not valid and A could not recover jewelry from C. अभी यहाँ पे क्या हुआ है? A ने B को कुछ ज्वेलरी दी है, ओके, और B ने वो गिरवी रख दी, पैसे दिए बिना गिरवी रख दी। ठीक है। Held the pledge was not valid and A could recover jewelry from C. अभी ये जो प्लेज है, प्लेज मतलब गिरवी रखना, ओके। लोन लेने के लिए हम चीजें गिरवी रखते हैं, सोना रखते हैं, घर रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। तो अगर ए ने बी को ज्वेलरी दी है और बी ने वो सी को रख दे दी है गिरवी रखने को, तो ए सी के पास जा सकता है कि वो ज्वेलरी मेरी है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास प्रूफ है, तुम मुझे वापस दो और तुम बी से तुम्हारे पैसे कैसे वसूल करने वो तुम्हारा देख लो। समझा? ऐसे नहीं होगा कि ए के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि अरे मेरी ज्वेलरी तो चली गई, अभी उसने तो तीसरे को दे दी। आपके पास पूरा हक है कि आप आपकी ज्वेलरी वापस ले सकते हो। इसलिए लोग हमेशा बोलते हैं कि सारा प्रूफ रहना चाहिए, राइटिंग में बिल हमेशा रहना चाहिए। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही वर्बल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट कोई सुनेगा आपका? ऐसे हमेशा चीजें राइटिंग में रखो।
S Limited agreed to sell a tractor to municipality on a condition if the latter was not satisfied, it could reject the tractor. The municipality used it for a month and a half and wanted to reject. Held a reasonable time to reject have elapsed. The property in the tractor had passed to the municipality and therefore could not reject. एस लिमिटेड ने ट्रैक्टर दिया म्यूनिसिपालिटी को यूज करने को, बोला कि आप यूज करो, आपको अच्छा नहीं लगा तो वापस दे दो। अभी ये लोग 1.5 महीने के बाद उनके पास जा रहे हैं कि अरे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका कहना है 1.5 महीना बहुत ज्यादा होता है। ओके, आप नॉर्मल विद इन 15 डेज आते थे फॉर एग्जाम्पल, तो हम वापस से ले लेते। 1.5 महीना बहुत ज्यादा हो जाता है, 1.5 महीने के बाद हम आपकी चीजें नहीं लेते। 45 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो 30 डेज मैक्सिमम रिटर्न पीरियड रहता है, उसके आगे नहीं रहता है। तो अभी ओनरशिप बायर की हो गई, मतलब म्युनिसिपैलिटी को पैसे देने पड़ेंगे। रिस्क प्राइमा फसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। ओके, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी आपकी तो रिस्क आपका। ओके, फिर वो प्रॉपर्टी सेलर की हो, सेलर का रिस्क, फिर वो प्रॉपर्टी बायर की हो, बायर का रिस्क। ये सेंटेंस का मतलब क्या है सेक्शन 26 का? जिस किसी के पास प्रॉपर्टी है उसकी वो रिस्क है। अभी वो प्रॉपर्टी किसकी है ये हमने ऊपर पढ़ लिया, कब किसका होता है, कब किसके पास ओनरशिप जाती है। Unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, goods are at buyer's risk. ठीक है, whether delivery has been made or not. जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। ओके, डिस्ट्रक्शन में हमने पेरिशेबल आइटम्स मतलब जो सड़ जाते हैं, एप्पल्स का एग्जांपल लिया था। ब्रोकन आइटम्स, टूटी हुई चीजें, वो वास था, वो फ्लावर पॉट था, उसका एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो अभी जब कोई भी सामान खराब हो जाता है तब ओनरशिप और रिस्क किसकी होती है, इसके बारे में ये सेक्शन है। ओके, अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले अगर सामान खराब हो जाए, सामान खराब होना मतलब सामान सड़ जाना, सामान टूट जाना, कुछ भी हो जाना। ओके, तो वो दिया है सेक्शन 7 में। कब? बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, when there is contract for sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become damaged and no longer to answer to the description in the contract. ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले सामान खराब हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर। ओके, एकदम सिंपल है, याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले सामान खराब हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सेलर की। मेरे पास कोई आम लेने आया नहीं है और वो आम सड़ गए तो मैं किसी को बेच सकती हूँ? नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। अभी ये ऐसा केस है जिसमें मुझे एक फोन आया है कि मैम मुझे 1 किलो आम खरीदने हैं। ओके, फोन आया है तो हमारा अग्रीमेंट हुआ है, बट सेल हुई है, वो अभी मेरे पास आए हैं लेने को, तो अग्रीमेंट तो हो गई बट सेल होने से पहले आम खराब हो गए। ठीक है, इसमें तो सेल हुआ नहीं था, अग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, उससे पहले आम खराब हो गए थे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यहाँ पे अग्रीमेंट हो चुकी है, बस देना बाकी है, तो उस बीच में अगर मेरे आम खराब हो गए तो क्या करना? ठीक है, when there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish, सड़ जाना या become damaged as no longer to answer to the description before the risk passes to buyer, the agreement is thereby void. Okay, section 7 and 8 are applicable only in case of specific goods and not uncertain and generic goods. section 7 और section 8 दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है और दोनों में एक कंडीशन फिक्स्ड है कि गुड्स स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर आपकी गुड्स असर्टेन या अनअसर्टेन है तो इट विल नॉट हैपन। आपके दोनों केसेस में स्पेसिफिक गुड्स चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है,
एग्जाम्पल देखो, इन डेनबी हैमिल्टन एंड कंपनी वर्सेस बार्डन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड 1949। ये केस है 1949 का। अ कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्टेड ए contracted to purchase 30 tons of apple juice from B. Deliveries were to be made in weekly truckload. 30 टन, तो वीकली ट्रकलोड से वो जूस जाएगा। B crushed the apples and put the juice in cask. Cask मतलब कैन, डिलीवरी का कैन। delayed the delivery, taking of delivery as the juice got deteriorated in quality. अभी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को 30 टन जूस देगा, ठीक है। तो फिर वो जूस बना के रख दिया, कैन में डाल के रख दिया, बट ए जो है वो डिलीवरी लेने आया ही नहीं, ठीक है। बी ने सब इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, जूस बना के पूरा 30 टन रेडी रखा, बट बी ए ने क्या किया, डिले किया, ओके। और ए ने डिले करने के वजह से जूस खराब हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी कौन पैसे देगा? It was held that the property in goods has passed to A and accordingly who will bear the loss? A. क्योंकि वो साइड में निकाल के रख दिया था, बराबर है कि नहीं? अगर वो साइड में निकाल के नहीं रखा होता तो B का लॉस। वेरी गुड। एग्जाम्पल 2, B of Banaras writes C of Chennai to send him 50 pieces of wrist watches by post parcel. C sends the 50 pieces of wrist watches by parcel post with correct address to B. But parcel misplace हो गया और वो B तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? B लेगा या C लेगा? हाँ, बट अभी C ने तो भेज दिया था। किसका लॉस होगा? बी का। तुमको क्या लगता है? मैंने आपको बोला था, हाँ, अगर चेन्नई वाले पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर सामान मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, खराब हो गया तो हम बेयर करेंगे, तो सी का लॉस। बट सी ने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो किसका लॉस? बी का लॉस। बी को पार्सल मिले ना मिले, सी को कुछ लेना देना है? सी ने कुरियर वाले को पार्सल दिया, पार्सल की रिसिप्ट उसने ऑलरेडी भेज दी, किसको? बी को, कि देख भाई प्रूफ, मैंने पार्सल भेज दिया, अभी तू तेरा देख ले। समझा? तो कौन लॉस बेयर करेगा? ओके। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट रहता था सेफ्टी का तो सी, ठीक है। एग्जाम्पल 3, A of Delhi agreed to purchase 500 liters of engine oil from B. A buyer है, B seller है। आइटम क्या है? 500 लीटर का इंजन ऑयल। As per the terms of agreement, delivery was to be made in special pouches of 500 milliliter supplied by A. 500 ml के पाउच है, तो 500 ml का पाउच मतलब 500 लीटर, मतलब कितने पाउच? 1000 पाउच, बराबर 1 लीटर के 2 पाउच, तो 500 लीटर के कितने पाउच? 1000 पाउच। While B was making filling 500 ml pouches for delivery to A, the store got fire. जब वो पाउच भर रहा था तब फायर लगी। अभी हमने एक केस देखी है कि साइड में रखने के बाद आग लगी, एक केस देखी है कि साइड में नहीं रखा था तब आग लगी। अभी ये केस ऐसी कि करते करते आग लगी है, ठीक है। ये तीसरी केस है। अभी वो सामान भरते भरते अगर आग लगी है दुकान में, तो व्हाट विल हैपन? As per section 26, the risk and property will remain with the seller and entire loss will be borne by B. ठीक है। वापस से सामान साइड में निकाल के रखा है, आग लगी है तो बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामान साइड में नहीं निकाल के रखा और आग लगी तो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सामान निकालते निकालते आग लगी तो भी सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्लियर? दिमाग में रखो, नोट्स बनाओ लगा। It may further be noted that if the seller was aware of the destruction of goods and still enters into a contract, he is stopped from disputing the contract.
In such case, the buyer can sue him for breach of contractual obligations and claim damages. कभी कभी पता है क्या होता है, सेलर को पता होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, फैक्ट्री खराब है हमारी, फैक्ट्री में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में फिर भी अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जानबूझ के, पता होने के बावजूद, उस केस में जो बायर है वो उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है कि आपको पता था कि आपका सामान खराब है फिर भी आपने मुझे बेचा, तो वो आपका फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, ओके। सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, उसका मतलब है नेमो दैट क्वी हैवे, मतलब मेरी चीज नहीं है तो मैं बेच सकती हूँ, नहीं बेच सकती। In normal course, a buyer may assure that the seller is the owner of the goods or having authority from the owners to sell the goods. But कभी कभी क्या हो जाता है, लोग चोरी करके सामान बेचते हैं, ठीक है, लोग किसी को फंसा के सामान बेचते हैं, ऐसे बहुत बार होता है। तो सेल ऑफ गुड्स का हमारा एक्ट क्या बोलता है कि अगर चीज तुम्हारी नहीं है तो तुम नहीं बेच सकते हो, बट कुछ केसेस है जहां पे आप बेच सकते हो। सबसे पहला केस हमने ब्रोकर का पढ़ा था। अगर आपको घर खरीदना है तो आप ओनर के पास नहीं जाओगे, आप सबसे पहले ब्रोकर के पास जाओगे, क्योंकि ब्रोकर के पास ओनर का लिस्ट होता है। सिमिलरली आपको अगर शेयर खरीदना है, आपको रिलायंस खरीदना है, आप मुकेश अंबानी को कॉल करोगे मुझे रिलायंस के शेयर दो, नहीं, आप ब्रोकर को कॉल करोगे। तो कुछ केसेस छोड़े, वो केसेस को छोड़कर कोई भी केस में आपका सामान नहीं है तो आप नहीं बेच सकते, बट कुछ केसेस है जिसमें आपका सामान नहीं है फिर भी आप बेच सकते हो, तो वो यहाँ पे हमको दिया गया हुआ है। ओके, सबसे पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब ब्रोकर, ब्रोकर, एजेंट, कमीशन पर्सन, ये सारे लोगों को मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, बट उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। In normal courses, a buyer may assure that the seller is the owner of the goods or having authority from the owners to sell the goods. Okay? When goods are sold by a person who is not the owner and who does not sell them under the authority or with consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had. अगर सेलर के मर्जी के बिना सेल हो रही है, कोई दूसरा पर्सन फ्रॉड करके कर रहा है, तो बायर को वो चीज नहीं मिलेगी। Unless the owner of the goods is by conduct precluded from denying the seller's authority to sell. Generally, the owner alone can transfer property in goods. Owner ही property transfer कर सकता है. Nemo that we have means no one can give what he himself does not have. It means a non-owner cannot make valid transfer of property in goods. If the title of the seller is defective, the buyer's title will also be the same. गाड़ी ही चोरी की है तो जिसने लिए उसकी भी वो चोरी की हो जाएगी, बराबर। एक चोर दूसरे आदमी को बेचेगा, वो भी चोरी बन जाएगा क्योंकि वो गाड़ी ही चोरी की। ठीक है, if the seller has no title, the buyer does not acquire any title. Although he might have acted honestly and might have acquired the goods after due payment, this rule is to protect the real owner of the goods. ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, लेट्स से ए पी की गाड़ी चोरता है, ठीक है, पी की गाड़ी ए चोरता है और ए बेचता है वो बी को। बी को कुछ भी पता नहीं है गाड़ी चोरी की है कि नहीं है, ठीक है, वो पैसे दे देता है, सब कुछ कर लेता है, फिर भी बी को गाड़ी नहीं मिलेगी। उसके पैसे देने के बावजूद भी बी को गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि गाड़ी चोरी की है। ये क्यों करते हैं? रियल ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। अभी वो बी बोलेगा कि यार मैंने तो पैसे दे दिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, बट रियल ओनर की क्या गलती है? उसके तो गाड़ी चोरी हुई है, बराबर। तो ऐसे टाइम पे पुलिस बी को उसके पैसे वापस लौटाएगी और पी को उसकी गाड़ी वापस लौटाएगी और ए को जेल में डालेगी। समझ में आया? Through this doctrine seeks to protect the interest of real owners, but in the interest of trade and commerce, there must be some safeguard who acquired such goods in good faith. जैसे कि मैंने बोला, बी की क्या गलती है? बी ने तो पैसे भर दिए, बी को तो कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए हैं कि जो इंटरेस्ट ऑफ द बोनाफाइड बायर मतलब सेकंड बायर जो गुड फेथ में लेता है, मतलब इस केस में बी ने तो गुड फेथ में गाड़ी ली, बराबर, उसने तो पैसे देके गाड़ी ली, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं ये यहाँ पे आगे दिया गया।
सबसे पहले सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट विच इज गिवन इन सेक्शन 27। मर्केंटाइल एजेंट मतलब आपका ब्रोकर, आपका एजेंट, कोई भी आदमी जिसके थ्रू आप खरीदी बिक्री करते हो। उस केस में रियल ओनर के होने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप ब्रोकर के पास ही खरीदी बिक्री करोगे, पैसा आप ओनर को दोगे और ब्रोकर को कमीशन दोगे, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ओनर की मर्जी से ब्रोकर रहेगा। कोई अगर ब्रोकर बनने का नाटक करे तो देन प्रॉब्लम। In possession of the goods or of a document of title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid. Mercantile agent का sale valid है। As if were expressed authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the buyer's act is in good faith and not at the time of contract of sale notice that the seller has no authority to sell. Example से समझते हैं। F is the owner of the car जो H को डिलीवर होती है, who is the mercantile agent for a sale of not less than 20,000 rupees. Okay, अभी F के पास एक कार है, उसको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये गाड़ी बेचनी, बट मेरे पास साइन नहीं बेचने को, तो मैं एक एजेंट को दे देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि यार 20,000 तक की गाड़ी बेच दे। तो F ओनर है और H एजेंट है। अभी H क्या करता है, K को 15,000 में गाड़ी बेच देता है गुड फेथ। अभी H मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी, 20,000 की गाड़ी उसने कितने में बेची, 15,000 में। F ने बोला था कि 20 में ही बेचनी, 15 में नहीं बेचनी है, बट इसने फिर भी बेच दी, बट K ने गुड फेथ में ली। K को पता है कुछ नहीं पता है। H मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी, F sued to recover the car from K। अभी F जो है वो K के ऊपर केस करता है कि मुझे मेरी गाड़ी वापस दे, मुझे तो 15,000 में बेचनी नहीं थी। अभी ऐसे टाइम पे held as H was in possession of the car with F's consent for the purpose, K obtained a good title। अभी K को क्या फर्क पड़ता है, K को कोई लेना देना है, K को पता है कि H इसका ऑथराइज्ड एजेंट है। H is not a fraud, H is the authorized agent of F। तो अगर कोई किसी का ऑथराइज्ड एजेंट है तो वो उनके बिहाफ पे बात करता है, मतलब H की बात इज इक्वल टू F की बात। तो H ने 15,000 में गाड़ी बेची, उसमें मैं क्या करूं, तुम मेरे ऊपर लाख केस फाइल कर दो बट तुमको गाड़ी वापस नहीं मिलेगी। रियल ओनर कौन बन जाएगा, रियल ओनर H, सॉरी के H तो ब्रोकर है। फिर उसके बाद F और H अपना अपना देख लेंगे कि तूने मेरी गाड़ी कम में क्यों बेची, या ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, पर इसमें K का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। K ने क्या किया है, गुड फेथ में बाय किया है, ठीक है। अभी देन आता है जॉइंट ओनर, ठीक है चलेगा। ओके guys, let's end the session here, we will continue tomorrow onwards। Please see how much is left। Okay, not much is left. Actually, we can finish it today only. Okay, ठीक है. Let's do this tomorrow.